हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है आप सभी समझ गए होंगे। कल हमने होम मैनेजमेंट में 24 नंबर का सेट सॉल्व किया था। इसका मतलब ये है कि हमने पहले भी सेट सॉल्व किए हैं, क्योंकि 24 हमने कल शेयर किया आपसे। तो बता दें, आपको प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैनेजमेंट के पुराने भी कुछ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके मैनेजमेंट से हैं, और आप अपनी तैयारी को भी प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका कितना क्लियर है। ठीक है। दूसरी, आज जो है, कल हमने परिवार के विषय में पढ़ा था कि समाज की इकाई क्या है, परिवार है। ठीक है ना। बच्चे का नैतिक विकास कहाँ से होता है, परिवार से होता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हमने परिवार के विषय में जान ली थी कल। लेकिन वो जो सब्जेक्ट था परिवार, वो बेसिकली अगर पूछा जाए होम साइंस से ज़्यादा सोशोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कल हमने उसको आपको पूरा शेयर किया। आज हमारे जो मैनेजमेंट में एक विशेष टॉपिक आता है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, जो कि आप जानते हो इसमें 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, उससे संबंधित। और जो उप अवस्थाएं हैं 8, उनकी भी बात करेंगे। पूरा यहाँ पर आपका पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा क्लियर हो जाएगा। लेसन जो है आपका बिल्कुल इसी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से। आज क्लास थोड़ा आपको लेट मिल रही है, 8 बजे क्लास होती है, लेट हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होगा बिल्कुल बढ़िया एकदम से आपकी टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं इतना बताना चाहती थी, परिवार जो है आपका, दोनों कल का वीडियो मिला के आज का वीडियो मिलाकर टीजीटी पीजीटी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका इतना मेरे हिसाब से कंप्लीट है। यही अगर तैयार कर लेते हो और प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है। इसमें कल मैंने एक गलती की थी, स्टार्टिंग में मैंने पीवाईक्यू रखे थे और लास्ट में मैंने खुद के बनाए हुए प्रश्न रखे थे, जबकि जो खुद के बनाए हुए प्रश्न थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। पीवाईक्यू का तो क्या है कि रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नए मैंने बनाए थे क्वेश्चन उनमें से आ सकता है, क्योंकि वो न्यू क्वेश्चन है। ठीक है। तो आयोग नए क्वेश्चन ही पूछेगा, 10-20% आपसे हो सकता है पुराने पूछ ले। ठीक है। तो वो बहुत कल गलती की। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने पहले अपने बनाए हुए प्रश्न डाले हैं, और करीब 20 प्रश्न जो है वो मेरे ही बनाए हुए हैं, और उसके बाद जो बचते हैं 7, 8, 9 जो भी प्रश्न होंगे वो आपके पीवाईक्यू हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा से टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं। नेट में जो प्रश्न बने हैं वो कोड वाइज बने हैं, तो टीजीटी पीजीटी में कोड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम उनको स्किप कर देते हैं, या फिर उनमें से जो इंपॉर्टेंट लगता है वो प्रश्न के माध्यम से आपको हम दे देते हैं। तो ये मेरी विशेषता है कि कोड मुझे लगता है नहीं आता है टीजीटी पीजीटी में, तो मैं कोड से जो वन लाइनर बन सकता है वो भी मैं बना के डाल देती हूँ। तो मैं आपके लिए हर तरीके से प्रयास करती हूँ। बातें बहुत हो गई, पर ये बताना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मैं करा रही हूँ, या फिर आपकी क्या क्या चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करेंगे, और हमारे चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। परिवार की शुरुआत 2 संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है। ठीक है। अपनी विस्तृत अवस्था में वह क्या करता है, वृद्धि करता है, तथा अंत में फिर 2 वृद्ध व्यक्ति ही रह जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? क्या ये निखिल एवं डॉसी महोदय जी की परिभाषा है, या फिर ग्रॉस एवं क्रेंडल की परिभाषा है, राजमल पी देवदास की, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो हम अगर प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है, और ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है मल्टीपल टाइम, आप एग्जाम में देख लीजिएगा। ये डेफिनेशन पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा से पूछी गई डेफिनेशन है, कम से कम 2-3 बार। ठीक है। तो परिवार की शुरुआत में कौन होते हैं, 2 संबंधित युवा होते हैं। विवाह से ये युवा मिलते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है, विवाह से शुरुआत होती है, और जब तक इनका प्रथम बच्चा घर ना छोड़ दे, ठीक है, तब तक ये अवस्था चलती है, मतलब विकास की और बढ़ती हुई अवस्था चलती है ये। ठीक है ना। तो परिवार की शुरुआत कैसे होती है, 2 संबंधित युवा युवतियों से होती है, और अपनी विस्तृत अवस्था में ये क्या करता है, वृद्धि भी करता है, और अंत में क्या होता है, फिर 2 वृद्ध व्यक्ति रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो ये ग्रॉस एवं क्रेंडल ने कहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, अच्छी रहन सहन एवं जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु आवश्यक है योजना का बनाना, बी है योजना का क्रियान्वयन करना, सी है मूल्यांकन करना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो कभी भी आप कोई भी प्लानिंग करते हो, ठीक है, कोई भी आप प्लानिंग करते हो तो क्या करते हो भाई, सबसे पहले आप क्या करते हो, योजना बनाते हो, फिर
उस योजना का क्या करते हो आप, क्रियान्वयन करते हो, मतलब उसको क्या करते हो, स्थापित करते हो, ठीक है। और समय समय पर उस पर मूल्यांकन करते हो, और उससे भी पहले एक काम करते हो कि उससे पहले क्या करते हो, नियंत्रण करते हो कुछ चीज़ों पर। तो यहाँ पर मूल्य 3 चीज़ें दी हैं, तो इंपॉर्टेंट है उपर्युक्त सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3, सर्वप्रथम पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? क्या राउंट्री को जाता है, बी है ग्रॉस एवं क्रेंडल को जाता है, सी है निखिल एवं डॉर्सी को जाता है, या डी है उपर्युक्त सभी को जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है वो जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, राउंट्री को, ठीक है। राउंट्री ने किया क्या था, पहले तो आप थोड़ा सा जानिए इनके विषय में। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा आपकी थी 18वीं शताब्दी से पूर्व तक, 18वीं शताब्दी तक हम कह सकते हैं, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक इसके विषय में कोई मतलब नहीं था किसी को, कोई नहीं जानता था, शताब्दी है ये, ठीक है, आगे बना हुआ है। तो 18वीं शताब्दी तक पारिवारिक जीवन चक्र का कोई विशेष महत्व नहीं था। कहाँ, गृह प्रबंध में, ठीक है, किसमें, गृह प्रबंध में। ये सारी चीज़ें ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है, गृह प्रबंध में इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब ये राउंट्री महोदय आए तो इन्होंने क्या किया, इसको मतलब अपने शब्दों में इसको डिफाइन किया, ठीक है, अपने शब्दों में डिफाइन किया। और इन्होंने पारिवारिक जो जीवन चक्र की अवधारणा, ये जो सिद्धांत है वो इन्हीं ने सबसे पहले दिया, ठीक है, इन्हीं ने सबसे पहले दिया। तो याद रखिएगा किसने दिया सबसे पहले पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राउंट्री ने ये काम किया था। ये इंग्लैंड के निवासी थे, अगर पूछा जाए कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। और इन्होंने जितनी भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अगर आपसे पूछा जाए राउंट्री ने पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को किस प्रकार प्रस्तुत किया, तो वो चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। अभी आगे एक प्रश्न और आने वाला है, उससे भी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 4 है, सर्वप्रथम पारिवारिक जीवन चक्र में होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं का तुलनात्मक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या निखिल एवं डॉर्सी ने तुलनात्मक विवरण दिया, कॉटेजिन ने दिया, टॉस्कर ने दिया, या राउंट्री ने दिया था? तो यहाँ पर बात करते हैं, जो तुलनात्मक अगर विवरण की हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का, तो ये भी राउंट्री का ही है। यही तो काम इन्होंने किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न आवश्यकताएं जो होती हैं हर स्टेज पर अलग होती हैं। जब पति पत्नी मतलब कह सकते हैं एक स्त्री पुरुष या लड़के या लड़की या फिर युवा या युवतियों की जब शादी होती, विवाह होती है, तो जब वह बंधन में बनते हैं, आते हैं, तो उस समय उनके बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो 2 प्राणी होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं। मतलब विनियोग का मतलब होता है कहीं भी मार्केट में लगा सकते हैं, या फिर उसको बैंक में फिक्स कर सकते हैं, कुछ भी, या कोई पॉलिसी ले सकते हैं, बहुत तरीके के काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास खर्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो विस्तार करते हैं, दूसरी अवस्था में आते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं, तो क्या होता है, खर्चे एकदम से बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे जब होते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं उनके पर्सनल, और ऊपर से बीमारियाँ भी बच्चों को जल्दी जल्दी लगती हैं, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था में आप जानते हो बच्चे घर छोड़ देते हैं, फिर वो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। तो मतलब ये इन्होंने क्या किया, तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक विवरण किया कि किस में धन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किस अवस्था में धन की आवश्यकता कम होती है, किन अवस्थाओं में काम में शक्ति ज़्यादा चाहिए होती है, किन अवस्था में काम की शक्ति कम चाहिए होती है। ये सारा विवरण जो है राउंट्री ने दिया। और जब इन्होंने चित्र के माध्यम से मतलब बताया था, तो इसको एक पत्रिका में प्रकाशित किया, पत्रिका, ठीक है, पत्रिका में प्रकाशित किया, जो कि पत्रिका का नाम था यॉर्क, ओके, यॉर्क, बाई ORK, ठीक है, यॉर्क, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर निखिल एवं डॉर्सी आप जानते हो मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ओके। इन्होंने क्या किया था, जो समय होता है, समय को मानवीय साधन नहीं बताया, आपको इनके विषय में ये बात पता होगी। और बात करें, कॉटेजिन ने व्यवहारिक विज्ञान कहा है, प्रयोगात्मक विज्ञान कहा है, मतलब किसको, मैनेजमेंट को। टास्कर ने मस्तिष्क मंथन की अवधारणा को दिया, ठीक है, कि कोई भी काम करना है तो उसका पहले माइंड मैप तैयार कर लो, तो टास्कर ने ही ये मैनेजमेंट में अवधारणा दी है। राउंट्री के विषय में हम पढ़ ही रहे हैं अभी, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को इन्होंने दिया है। क्वेश्चन हम 5 की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो ये आंसर दीजिए, 2 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, या फिर 5 अवस्थाओं में। तो पारिवारिक जो जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 3 है। कौन कौन सी हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए, जब तक मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1
पारिवारिक परिवार, सॉरी पहले प्रारंभ होगा बाद में होगा, ठीक है, प्रारंभिक परिवार, ठीक है, प्रारंभिक परिवार की बात करेंगे, प्रारंभिक, पहले तो प्रारंभ होगा तब परिवार बनेगा, ठीक है, तो प्रारंभिक परिवार। दूसरा करेंगे हम विस्तृत परिवार, ठीक है, विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार, ओके, विस्तृत परिवार। और तीसरा होता है संकुचित परिवार, संकुचित परिवार, ओके। कल हमने आपको एक चीज़ और बताया था, कह सकते हैं जब हमने आपको बताया था परिवार के प्रकार बताए थे, ठीक है, तो हमने आपको 2 प्रकार बताए थे, लेकिन वो SCERT क्लास 12 के हिसाब से आंसर था, क्योंकि उसमें 2 ही परिवार दिए हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली दी है, दूसरा जो होती है मतलब एकाकी परिवार दिया है, एकाकी परिवार दिया है, और दूसरा दिया है संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार। तो उसमें 2 परिवार ही दिए, तो मैंने वो बता दिया। लेकिन बाई चांस हो सकता है SCERT से ना पूछकर आपसे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो इसमें परिवार की 3 अवस्थाएँ दी हैं, 3 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। एक तो आपकी वही एकाकी हो जाएगी, दूसरी संयुक्त तो हो जाएगी, और तीसरा एक विस्तृत अवस्था भी दी है, जिसमें विस्तृत अवस्था भी दी है, विस्तृत अवस्था जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं, रिलेटिव भी रहते हैं, ठीक है। एकाकी में हमने बताया था खाली पति पत्नी और बच्चे होते हैं, संयुक्त में हमने बताया था दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा, ये सारे होते हैं। लेकिन विस्तृत परिवार में क्या होता है, कई बार रिलेटिव्स भी हमारे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग 3 है, तो आप देख लीजिएगा, अगर 2 ऑप्शन में ना हो तो आप 3 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने क्या बताया अभी आपको, पारिवारिक जीवन चक्र के मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक परिवार, विस्तृत परिवार और संकुचित परिवार, 3 हो गई है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं को संशोधित कर इसे 8 उप अवस्थाओं में बांटा गया? यह है लीगन्स द्वारा, बिगलो द्वारा, लॉवर्थी द्वारा, निम्न में से कोई नहीं। अभी हमने आपको क्या बताया था, पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक बताई थी मैंने प्रारंभिक परिवार, दूसरा बताया था विस्तृत परिवार, ठीक है, तीसरा बताया था संकुचित परिवार, ठीक है। पहला कौन सा था, बिगिनिंग फैमिली, इंग्लिश में भी याद रखो, बिगिनिंग फैमिली। दूसरी थी एक्सपेंडिंग फैमिली, और जो तीसरी थी वो कंट्रैक्टिंग फैमिली, ठीक है, कंट्रैक्टिंग फैमिली थी। तो इन तीनों के को अगर इनकी 8 उप अवस्थाओं में पूछा जाए किसने बांटा, तो ये बांटा था बिगलो महोदय ने, ठीक है, बिगलो महोदय ने। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 8 उप अवस्थाओं में किसने बांटा है, बिगलो ने बांटा है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं उनकी भी धीरे धीरे बात हो जाएगी, क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। या आपको बता दूं क्योंकि नहीं छूट जाएगा, ओके, क्योंकि मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि आपको प्रैक्टिस के माध्यम से मैं पूरा थ्योरी पढ़ा दूं, ओके। तो अब थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो पहली अवस्था थी प्रारंभिक परिवार, हमने बताई थी 3 अवस्थाएं थी। प्रारंभिक परिवार में इन्होंने क्या किया था, स्थापत्य काल एक उप अवस्था है, इसकी उप अवस्था क्या है, स्थापत्य काल, ओके। प्रारंभिक परिवार की उप अवस्था क्या है, स्थापत्य काल, किसने बताया है, बिगलो ने बताया। दूसरी आई थी, इसमें एक ही आती है, ओके, इसमें एक ही आती। दूसरी आती है आपकी विस्तृत अवस्था, बताई थी अभी मैंने, विस्तृत अवस्था। विस्तृत अवस्था में आपके 4 आती हैं, कितनी आती, 4 आती हैं। ध्यान से पढ़िएगा, मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा। शिशु का आगमन, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्वावस्था। क्या बोला है मैंने, शिशु का आगमन, ठीक है, शिशु का आगमन, ओके, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्वावस्था। दूसरी क्या थी, प्राथमिक विद्यालय, ओके, प्राथमिक विद्यालय, ओके। तीसरी क्या थी, तीसरी की अगर हम बात करें तो अभी मतलब प्राथमिक में पढ़ने के बाद कहा जाता है उच्च विद्यालय, ओके, उच्च विद्यालय, ओके। सबसे पहली वाली बड़ी थी, मैंने बोल दिया, शिशु आगमन का आगमन, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्वावस्था। दूसरी क्या बताई, प्राथमिक विद्यालय। तीसरी उच्च विद्यालय, और चौथी कौन सी थी, महाविद्यालय। भाई उच्च में पढ़ने के बाद महाविद्यालय जाता है, लेकिन हर बच्चा महाविद्यालय नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हो जो बच्चे गरीब तबके के होते हैं तो उनकी तो स्कूलिंग ही कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है, ओके। तो यहाँ पर वो लोग हो सकता है अपना रोजगार वगैरह करने लगते हैं, तो ये अवस्था हर किसी के जीवन में नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद आती है लास्ट में आपकी संकुचित अवस्था, जो तीसरे नंबर की मैंने थी। उसकी उप अवस्थाएं कौन कौन सी थी, एक थी व्यावसायिक समायोजन, ओके, व्यावसायिक समायोजन होता है इसमें। दूसरा क्या था, आर्थिक पुनर्नियोजन, मतलब बच्चों का क्या हुआ, व्यावसायिक समायोजन हो गया, बच्चे निकल गए घर से। अब क्या हो गया, आर्थिक पुनर्नियोजन, मतलब जो माता पिता थे उनकी दौलत यहाँ पर बचने लगेगी, मतलब उनकी जो सैलरी है वो बचने लगेगी। तो आर्थिक पुनर्नियोजन क्यों, क्योंकि बच्चा ने अपने व्यवसाय लगा लिया, अब वो अपना सेट हो गया, अब माता पिता की यहाँ पर इनकम बचेगी, उसको हम कहेंगे आर्थिक पुनर्नियोजन काल। उसके बाद सेवानिवृत्ति इनकी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर समस्याएं पैदा होंगी, अगर इन्होंने
धन जोड़ा होगा, ठीक है, अपना बजट बनाकर चले होंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग जो की वो सेव की होगी, तब तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं तो सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें बहुत समस्याएं होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा इसलिए रही क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से पारिवारिक जीवन चक्र की उप अवस्था नहीं है। ए है प्राथमिक विद्यालय व स्थापत्य काल, बी है विस्तृत अवस्था व संकुचित अवस्था, सी है बच्चों का व्यावसायिक समायोजन का काल, डी है आर्थिक पुनर्नियोजन का काल तथा सेवानिवृत्ति की अवस्था। अब आपसे पूछा जा रहा है पारिवारिक जीवन चक्र की इनमें से उप अवस्था नहीं है। अब आपने अगर अभी ध्यान से मैंने जो भी बोला अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आंसर दे दोगे, और ये प्रश्न ऐसे आए भी हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, विस्तृत और जो संकुचित अवस्था है, ओके, विस्तृत और जो संकुचित अवस्था है ये कौन सी अवस्था है, ये तो पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य अवस्था है। कौन सी है, मुख्य अवस्था है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है, उप अवस्था नहीं है, तो उप अवस्था नहीं है, ये मुख्य है, क्योंकि बकाया आपको अभी हमने बताया जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालय व स्थापत्य काल है ये भी उप अवस्था है। किसने बांटा है, बिगलो ने बांटा है। बच्चों का व्यावसायिक समायोजन का जो काल है वो भी बिगलो ने बांट दिया, उप अवस्था कर दी इसकी। आर्थिक पुनर्नियोजन का काल तथा सेवानिवृत्ति की अवस्था ये भी बिगलो ने मतलब उप अवस्था बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन है 8, इरीन ओपनहीम के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो इरीन ओपनहीम जो थे, ठीक है, इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, नंबर 1 कौन सी थी, एक अकेला व्यक्ति, इनकी अवस्था थी एक अकेला व्यक्ति, ओके, अकेला व्यक्ति। दूसरी इनकी जो अवस्था थी वो थी नवदंपति, मतलब अभी शादी हुए, ठीक है, नवदंपति, ओके, पहले अकेले थे फिर नवदंपति हो गए, शादी विवाह हुआ, बिगनिंग हुई फैमिली, स्टार्ट हुई फैमिली, ठीक है। सिंगल पर्सन से क्या हुआ, बिगनिंग हो गई फैमिली, मतलब नवदंपति आगे नया जीवन शुरू हो गया। तीसरी बात करेंगे हम विस्तृत परिवार, फिर उनके बच्चे हुए, परिवार विस्तृत हुआ, ओके, विस्तृत परिवार। और फिर लास्ट में क्या हुआ, बच्चे कमाने खाने लगे तो परिवार संकुचित हो गया, वो अलग हो गए और माता पिता अलग हो गए, संकुचित परिवार। तो ये 4 अवस्थाओं में सीधे सीधे इरीन ओपनहीम ने बताया, मतलब बांट दिया पारिवारिक जीवन चक्र को। और अगर हम बात करते हैं ये वही इरीन ओपनहीम हैं जिन्होंने गृह प्रबंधन को क्या बताया था, संस्कृति की जड़ बताया था, ओके, कि जो होम मैनेजमेंट हम करते हैं, जो हमारा गृह प्रबंधन विषय है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये वही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, आज वही है धरना प्रदर्शन इलाहाबाद में, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, ठीक है, कि आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए अगर आप आसपास में वहाँ रहते हो तो। वही दूर दराज वालों को तो दिक्कत हो सकती है, खासतौर से गर्ल्स घर वाले नहीं भेजना चाहेंगे, लेकिन जो जेंट्स हैं, अब जेंट्स तो इसमें कम ही लोग होंगे होम साइंस में, लेकिन अगर इलाहाबाद की कोई लड़कियां हैं तो आप लोग जा सकते हो, भाई सब फायदा तो सभी का है ना इसमें। तो क्वेश्चन 9 है, जीवन चक्र की इस अवस्था में कार्य की आदतें, उत्तरदायित्व का विभाजन, दीर्घकालिक लक्ष्य एवं आपसी सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। कौन सी अवस्था में, क्या प्रथम व प्रारंभिक अवस्था में, स्थापत्य काल में, बिगिनिंग स्टेज में, यदि है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली स्टेज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी इसी क्वेश्चन में। जीवन चक्र की इस अवस्था में कार्य की आदतें, उत्तरदायित्व का विभाजन, दीर्घकालिक लक्ष्य एवं आपसी सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। तो जब पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या जिसे हम स्थापत्य काल भी कहते हैं, ठीक है, या हम इसको बिगिनिंग स्टेज भी कहते हैं, बिगिनिंग इंग्लिश में कहते हैं, और आजकल एक चलन चल गया है इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया जाता है, तो बिगिनिंग स्टेज मैंने लिख दिया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। ये सारे जो पॉइंट हैं किसके हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारी प्रथम अवस्था के हैं, ठीक है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, जब नव दंपति आते हैं, शादी विवाह करके आते हैं, तो ये प्रारंभिक अवस्था या फिर हम इसको स्थापत्य काल कहते हैं, ठीक है। अब 2 लोग हैं, आप जानते हो अलग संस्कृति के हैं, अलग परिवार है, लोगों का जीवन दर्शन अलग है, लड़की अलग परिवार से है, लड़का अलग परिवार से है, वैल्यूज़ उनके अलग हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत सारी रीति रिवाजों के साथ आते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज को देखते हैं, उनमें समायोजन भी करते हैं, ठीक है, ओके। अगर समायोजन नहीं करेंगे तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर, फिर धीरे धीरे क्या होती है, कार्य की आदतें लग जाती हैं, ओके, आदतें बनाते हैं।
फिर वो उत्तरदायित्व का विभाजन करते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं, अपने अपने उत्तरदायित्व या अपनी जिम्मेदारी को बांटते हैं। फिर लक्ष्य भी बनाते हैं, क्योंकि इस समय प्रारंभिक परिवार की अवस्था है, ठीक है, प्रारंभिक परिवार की अवस्था है। तो इस समय क्या होता है, इनके पास पैसा होता है, क्योंकि बच्चे नहीं होते, खर्चे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, दीर्घकालिक प्लान भी करते हैं और कुछ अर्निंग भी, मतलब जो होती सेविंग्स भी, सॉरी अर्निंग नहीं, सेविंग भी करके रखते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि इस समय पैसा बचता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो अब बात आती है यहाँ पर सारी चीज़ें और फिर सामंजस्य भी बिठाया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। प्रथम अवस्था का शुभारंभ विवाह के बाद होता है तथा प्रथम शिशु के आगमन के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में खर्च कम व आय अधिक होती है, आय की बात हो रही है, भविष्य की बचत हो जाती है, विभिन्न साधनों में विनियोग हो जाता है, डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जो प्रथम अवस्था होती है का शुभारंभ कैसे होता है, प्रथम अवस्था कैसे शुरू होती है, मैंने बताया विवाह होता है, शादी होती है, विवाह के बाद शुरू होती है। ओके, तथा प्रथम शिशु का आगमन के साथ ही ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, खर्च तो कम होते हैं और आय भी अधिक होती है, भाई क्योंकि खर्चे कम है तो आय बचेगी ही बचेगी। भविष्य की आप बचत कर सकते हो, अभी हमने बताया था, विनियोग कर सकते हो, कहीं भी बैंक में कुछ भी कर सकते हो, ओके, या मार्केट में लगा सकते हो। विभिन्न साधनों में विनियोग किया जा सकता है, मतलब कई हैं, आप LIC की पॉलिसी ले लो, ठीक है, आप FD करा दो, ओके, बहुत सारे लॉजिक यहाँ पर हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये डी ऑप्शन सही हो, ये सारी चीज़ें प्रथम अवस्था की ही बात चल रही है। क्वेश्चन 11, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था कहलाती है, विस्तृत परिवार की अवस्था, वृद्धि की अवस्था, महत्वपूर्ण अवस्था, डी है उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो आपकी अवस्था है ये द्वितीय, सेकेंड स्टेज जो है, ठीक है, जिसे को हम एक्सपेंडिंग फैमिली कहते हैं, एक्सपेंडिंग पीरियड कहते हैं। तो ये क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे होना, उनका लालन पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी के बच्चे नहीं होते तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। ओके, सारी टेंशन, सारी जिम्मेदारी, मतलब जो अर्निंग है वो इसी इलाज में खर्च हो जाती है। ओके, क्योंकि जब पता है बच्चे नहीं होते तो उसका इलाज भी बहुत महंगा पड़ता है, और मेंटली जो प्रेशर होता है, फिर दवाइयों का जो असर आता है माता पर, बहुत सारी चीज़ें पड़ती, इसलिए ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इस अवस्था से गुजरना जरूरी होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये अवस्था मानी जाती है। वृद्धि करता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो परिवार वृद्धि करता है, परिवार विस्तृत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, खर्चे भी इसमें बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। क्वेश्चन है 12, विस्तृत परिवार की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? क्या विस्तृत परिवार की मुख्य अवस्थाएं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो विस्तृत परिवार को हमने बताया था ना, 4 भागों में बांटा है, ठीक है। जो प्रथम अवस्था थी बिगलों ने उसको कितने में बांटा था, मात्र 1 में बांटा था, कौन सा था, स्थापत्य काल, ठीक है, स्थापत्य काल, मतलब यहाँ पर बस स्थापना हो रही है, पति पत्नी का विवाह हो रहा है। लेकिन जो आपकी विस्तृत अवस्था सेकेंड स्टेज है उसको 4 में बांटा है बिगलों ने, टोटल कितने में, 8 में बांटा है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम को 1 में बांट दिया, 4 हो गई आपकी विस्तृत अवस्था, और कितने बच्चे, 5 हो गए, 3 किस में आ जाएंगी आपकी जो लास्ट वाली स्टेज है जिसे हम संकुचित अवस्था कहते हैं, ठीक है। 3 तो हो गई ना, पूरी 8 हो गई, 3 1 4 और 4 8 हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, विस्तृत परिवार की मुख्य अवस्थाओं की। तो हमने कितनी बताई अभी, 4 बताई। 4 कौन कौन सी हैं, जल्दी से बोल देती हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था, ठीक है, चाइल्ड रेयरिंग एंड प्री स्कूल पीरियड बोलेंगे। उसके बाद हो जाती है एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, जिसे हम प्राथमिक स्कूल अवस्था कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी उच्च स्कूल अवस्था, जिसे हम हाई स्कूल स्टेज कहते हैं। फिर कॉलेज अवस्था आती है, जिसे हम कॉलेज स्टेज कहते हैं, ठीक है, जो सबके जीवन में नहीं आती। क्वेश्चन है 13, ये भी प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्टेज ऐसी है जिससे सभी बच्चे नहीं गुजरते या सारे परिवार नहीं गुजरते, ठीक है। तो वो है आपका कॉलेज अवस्था। विस्तृत परिवार की अवस्था सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक लंबी एवं खर्चीली मानी जाती है, जो चलती है 10 से 15 वर्ष तक, बी है 20 से 25 वर्ष तक, सी है 25 से 50 वर्ष तक, डी है 50 से 60 वर्ष तक। तो जो आपकी विस्तृत परिवार की अवस्था होती है, ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है, ये सबसे लंबी चलने वाली अवस्था और सबसे ज़्यादा खर्चीली अवस्था मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पर 20 से 25 वर्ष तक चलती है, और यही नहीं, यहाँ पर शक्ति भी ज़्यादा लगेगा, ओके, धन भी ज़्यादा लगेगा,
ओके। समय भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, खास तौर से आप वर्किंग हो तो आपको तो और मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको बाहर जॉब करने भी जाना है। तो इन पैसों की तो, धन की तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके बाद शक्ति भी आपकी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बच्चे हैं तो काम ज़्यादा बढ़ेगा, समय भी, फिर काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समय भी आपको ज़्यादा देना होगा, तो इन सभी की डिमांड जो है बढ़ती है। ओके। क्वेश्चन है 14 कि शिशु की स्वस्थ अभिवृत्तियां, रुचियां, आदर्शों एवं आदतों का निर्माण पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में किया जाना चाहिए? ए है प्रथम अवस्था, बी है द्वितीय अवस्था, सी है तृतीय अवस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो शिशु की स्वस्थ अभिवृत्तियां हो गई, रुचि हो गई, उनके अंदर मॉरलिटी का भी डेवलपमेंट जो होता है इस अवस्था से शुरू कर देना चाहिए, वो आप द्वितीय अवस्था से ही करोगे। भाई द्वितीय अवस्था में बच्चा कोई, द्वितीय अवस्था कितनी बताई मैंने? 20 से 25 वर्ष, ठीक है। 20 से 25 वर्ष का मतलब क्या हुआ आपसे, मतलब इतने साल चलती है। अब इसमें इसी अवस्था में बच्चा मतलब पेट में आएगा, पैदा होगा, फिर बाल्य शिशु अवस्था में जाएगा, नवजात अवस्था में जाएगा, ओके, उसके बाद बाल्य अवस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा। तो सारी स्टेज तो यहीं पे आ रही है ना, सारी स्टेज से गुजर रहा है बच्चा 20-25 साल में, सारी स्टेज वो अपना नौकरी तक यहीं पर प्राप्त कर लेगा, ओके, यहीं पर नौकरी के लिए वो निकल जाएगा। तो बात यह है कि सारी डेवलपमेंट फिर आपको यहीं पर करने हैं ना, ये कोई 1-2 साल वाली अवस्था थोड़ी ना है कि बच्चा पैदा हुआ अभी वो दूध ही पी रहा है तो उसे अभी क्या है, अभी तो वो अपने हिसाब से चल रहा है, छोटा है अभी, नहीं, इस अवस्था में आपकी सारी स्टेज बच्चों की जा रही हैं, ठीक है। बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्यूबर्टी है, सारी इसी में गुजर जाएंगी, ठीक है। तो फिर यहीं पर आपको सारे डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, सारे ज्ञान उसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन है 15, बालक की 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था क्या कहलाती है? जो बालक की 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ठीक है, ये बाल्यावस्था वैसे तो कहलाती है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि नॉर्मली इसको क्या कहा जाता है, कि स्कूल पूर्व अवस्था कहते हैं, ठीक है, या फिर हम प्राथमिक स्कूल अवस्था कहते हैं, या मॉन्टेसरी प्रणाली कहते हैं, या फिर किंडरगार्टन प्रणाली कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं प्राथमिक स्कूल अवस्था, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम कहते हैं प्राथमिक स्कूल अवस्था कहते हैं। और इसको हम ये भी कहते हैं समूह प्रवृत्ति भी कहते हैं, समूह प्रवृत्ति की अवस्था, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है और समूह बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समूह प्रवृत्ति की अवस्था आ जाती है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन 16 की, निम्नलिखित में से यह अवस्था धन की मांग की दृष्टि से सबसे महंगी अवस्था कही जाती है? प्राथमिक स्कूल अवस्था, उच्च विद्यालय अवस्था, कॉलेज अवस्था या उपर्युक्त सभी। तो हमने बताया आपको जो आपकी सेकंड स्टेज होती है जो विस्तृत अवस्था कहलाती है, ये भी कितनी 4 अवस्थाओं से गुजरती है, ठीक है। प्राथमिक स्कूल भी इसी में आता है, बच्चों का लालन पालन भी इसी में आता है, उच्च विद्यालय भी इसी आता है, कॉलेज भी आता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा धन की मांग होती है किस अवस्था में होती है? सबसे ज़्यादा जो होती है कॉलेज अवस्था। जब बच्चा कॉलेज जाता है, एक बड़ा कोर्स या फिर कोई टेक्निकल कोर्स करता है तो वो और महंगा पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एकदम यहाँ पर इकट्ठी फीस आपको देनी पड़ती है। फिर मान लो बच्चा कहीं बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है, वो अलग करना पड़ता है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा महंगी अवस्था वो है सी ऑप्शन, ठीक है, कॉलेज अवस्था। क्वेश्चन है 17, पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था कहलाती है संकुचित अवस्था, समायोजन की अवस्था, स्थापत्य काल, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो आपकी पारिवारिक जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था होती है, थर्ड स्टेज होती है, वो कहलाती है संकुचित अवस्था। यहाँ पर परिवार क्या होता है, फिर से संकुचित हो जाता है जैसे पहले होते हैं, ठीक है, पहले होते हैं, बिल्कुल फैमिली वैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज में आ जाती है, ओके, क्योंकि बच्चे आत्मनिर्भर होकर घर से बाहर निकल जाते हैं, घर त्याग देते हैं, अपनी नई गृहस्थी बसा लेते हैं, शादी विवाह हो जाता है, इसके बाद 2 ही वृद्ध यहाँ पर रह जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 18, संकुचित परिवार की अवस्था को निम्न में से कौन सी संकुचित परिवार की उपअवस्था है? मतलब हमने सारी की उपअवस्थाएं आपको पढ़ा दी, अब आप लास्ट में बताइए कि संकुचित परिवार की उपअवस्था इनमें से कौन कौन सी हैं। संकुचित परिवार की अवस्थाओं में संकुचित परिवार खुद एक अवस्था है, लेकिन इसकी उपअवस्था आपको बतानी है इनमें से कौन सी है। आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था, सेवानिवृत्ति का काल, डी है उपर्युक्त सभी। तो अभी आपको इतनी बार मैंने बता दिया है, अब तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आरंभिक अवस्था हो जाती इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं लॉन्चिंग पीरियड, लॉन्चिंग पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर पेरेंट्स के पास क्या होता है, पर्याप्त समय होता है, पर्याप्त धन होता है। अगर वो
पहले से कमाने खाने वाले हैं। अगर मजदूर वर्ग है, इस टाइप का वर्ग है, तब तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत भी कमाने खाने वाले लोग होते हैं तो फिर उनका यहाँ पर थोड़ा पैसा भी बचने लगता है, या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब है, या किसी को पेंशन मिल रही है, या किसी ने पॉलिसी ले रखी है, तो उनका क्या है, फिर यहाँ पर समय भी बचता है, धन भी बचता है। फिर वो नए तरीके से अपने जीवन का यहाँ पर आरंभ कर सकते हैं, अपने शौक मौज पूरे कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देशाटन कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, तीर्थाटन कर सकते हैं। तीर्थाटन मतलब तीर्थों में जा सकते हैं, देशाटन मतलब देश का भ्रमण कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना जीवन नए तरीके से आरंभ कर सकते हैं। आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था, अगर कोई समस्या नहीं अभी हमने बताया तो वो क्या है, अपना धन फिर से सेव कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट हो जाता है, तो ये सारी अवस्थाएं इसी में आती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब रिटायरमेंट हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम कर सकते हैं जहाँ उनका शरीर दिमाग सब कुछ चले, ठीक है, ऐसे काम कर सकते हैं। वही चीज़ें आ जाएंगी, घूमना फिरना कर सकते हैं। इस अवस्था की शुरुआत प्रथम बालक के घर छोड़ने से शुरू होती है, तथा सबसे छोटा बालक जब पढ़ लिख कर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी आदि ढूंढने में लग जाता है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था जहाँ पर पहले बच्चे ने क्या है, घर छोड़ दिया, मतलब वो सेटल हो गया है, दूसरा भी अपना नौकरी धंधा वगैरह ढूंढ रहा है, मतलब हो सकता है आने वाले समय में वो भी सेट हो जाए। तो क्या ये अब आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था है, आरंभिक अवस्था है, सेवानिवृत्ति का काल है, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा आपका निम्न में से कोई नहीं। तो ये कौन सी अवस्था होगी आपकी भाई, बताइए। बी ऑप्शन आरंभिक अवस्था होगी, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से चीज़ों का आरंभ हो रहा है। आप देखिएगा, एक बच्चे ने जिसने घर छोड़ा, ठीक है, पढ़ लिख गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो भी अपने परिवार का आरंभ यहाँ पर शुरू कर देगा। दूसरा, जब जो इसके पेरेंट्स हैं, इसके घर छोड़ देने के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो उनका भी प्रारंभ होगा नया परिवार प्रारंभ होने का मतलब ये है, यहाँ पर उनके अब बच्चे तो होंगे नहीं, वो तो बुजुर्ग हैं, लेकिन हाँ अपनी कुछ शौक मौज जो है बच्चों के करियर के लिए इन्होंने त्याग रखे होंगे, तो इनके पास धन होगा, तो ये अपनी इच्छाओं के अनुसार चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो परिवारों का मेरे हिसाब से आरंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जिसने घर छोड़ा वो अपना आरंभ करेगा, दूसरा जिसका घर छोड़ा है वो लोग भी अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ा पॉइंट जो याद करना है, ये जो डेफिनेशन पूरी है किसकी, आरंभिक अवस्था की है, ओके। तो ध्यान रखना, ऐसी डेफिनेशन पूछी जाए तो आरंभिक अवस्था से संबंधित है। डैश परिवार का आरंभिक उपचरण है, सेवानिवृत्ति, विस्तारण चरण, वित्तीय प्रतिलाभ। डी है प्रतिष्ठा की अवधि। आपसे पूछा जा रहा है ये मतलब परिवार का आरंभिक उपचरण है, सेवानिवृत्ति, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपका PYQ है, ओके। इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये प्रश्न जो है यूथ से लाई हूँ। अब ये नहीं पता है यूथ ने गलत किया है या आयोग ने ही इसका गलत आंसर माना है। इसमें ये पूछा है डैश, यह परिवार का आरंभिक उपचरण है, ठीक है, उपचरण, क्योंकि इसमें कोई भी उपचरण नहीं दिया है भाई। विस्तारण चरण तो क्या है आपका मेनली मुख्य चरण है, ओके, लेकिन आंसर यही माना गया। क्यों? क्योंकि और कोई आंसर भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। सेवानिवृत्ति तो आप जानते हो लास्ट का है, बिल्कुल, ओके, लास्ट में आता है। लेकिन वित्तीय प्रतिलाभ भी फिर बाद में ही प्राप्त होता है, जब व्यक्ति क्या होता है, सेवानिवृत्ति हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विस्तारण को आंसर माना है, विस्तारण चरण को इन्होंने आरंभिक उपचरण माना है, लेकिन यह खास तौर से मुख्य चरण है, उपचरण नहीं है, ठीक है। तीसरी अवस्था है, आप जानते हो, विस्तारण अवस्था दूसरी अवस्था है, ठीक है, दूसरी अवस्था है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन माना गया है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मुझे एकदम से याद आया ये यूथ का प्रश्न है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ओके। मैं 19 प्रश्न जो थे वो मेरे बनाए हुए थे, ओके। तो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति तब कब मिलती है। तो परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं तब मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चे स्थापित हो जाएंगे, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तब जाके परिवार जो है वित्तीय जिम्मेदारी से फ्री हो जाएगा। अब वो अपना परिवार चलाएगा और बड़े बुजुर्ग अपने हिसाब से काम करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है खाली घोंसला, प्रसन्न घर, अमीर घर या फिर पूर्ण घोंसला। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बुक में कभी कभार मिलते भी नहीं है, मुझे भी नहीं मिला ये कहाँ से आया, लेकिन इसका जो राइट आंसर माना है वो पूर्ण घोंसला, ठीक है। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है पूर्ण घोंसला, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं ना जिसका आंसर किसी को पता ही नहीं होता कहाँ से उठाया गया है, ओके। क्वेश्चन 23, परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विविध लक्ष्य, दुर्लभ संसाधन, ए व बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो परिवार के आर्थिक
निर्णय अगर हम बात करें जो लिए जाते हैं तो उनमें विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, हर व्यक्ति के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, खुद को लेकर भी, बच्चों को लेकर, पूरे परिवार को लेकर, ठीक है, शिक्षा से लेकर विवाह तक जिम्मेदारियां होती हैं। अगर लड़की है तो दहेज देने तक की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी रीति रिवाज रह जाते हैं। तो लक्ष्य तो विविध होते हैं और संसाधन वही होते हैं आपके पास, कुछ मानवीय होते हैं, ठीक है, निर्णय लेने के लिए, और कुछ अमानवीय संसाधन होते हैं। तो संसाधन आपके पास सीमित होते हैं, उन्हीं में से आपको इस तरीके से काम करना होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 24, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो अभी इस समय क्या बोलबाला है भाई, एकल परिवार, ठीक है, व्यक्तिवादिता का समय है एकल परिवार। क्वेश्चन है 25, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था, प्रारंभिक परिवार। डी है निम्न में से कोई नहीं। तो लास्ट में क्या होता है, परिवार संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1976 में, 1977 में, 1980 में या फिर 1984 में। तो परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है ये आरंभ कब हुआ है आपका, 1977 में हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 27 प्रश्न है, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था, 1959 में, 1951 में, 1961 में, 1964 में। तो हमने कल आपको बताया था कि भारतीय परिवार नियोजन संस्था ने अपना काम शुरू किया था कब, 1952 में, लेकिन गठन कब हुआ था, 1951 में, ठीक है, गठन हुआ था 1951 में और काम कब शुरू किया गया था, 1952 में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी लोगों को, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।